सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर नंबर 1 विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, इसके इकाई नंबर 1 तुलनात्मक राजनीति को शुरू करेंगे। इकाई नंबर 1 तुलनात्मक राजनीति में ये सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी टॉपिकों में से आज हम सबसे पहला टॉपिक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और प्रकृति, इन दोनों को समझेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, दो टॉपिक हैं, मतलब एक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझना है और दूसरा तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति समझनी है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या होती है और उसका अर्थ क्या होता है। शुरुआत करेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। क्या मीनिंग होता है तुलनात्मक राजनीति का? मोटे तौर पर एक प्रकार की राजनीतिक क्रिया की अन्य प्रकार की राजनीतिक क्रियाओं से तुलना कर तथा उनको क्रियाशील बनाने वाले कारणों का व्यवस्थित विश्लेषण कर संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए किया जाने वाला सामान्यीकरण का प्रयत्न ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। मोटे तौर पर तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक क्रियाएं, यहाँ क्या लिखा है? राजनीतिक क्रियाएं। राजनीतिक क्रियाओं का क्या होता है? आपस में तुलना होती है कि भाई जैसे एक भारत ले लिया और यहाँ ले लिया, यहाँ पर अमेरिका ले लिया, तो इन दोनों की, भारत की राजनीतिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं और अमेरिका की राजनीतिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इन दोनों के मध्य तुलना होगी। और तुलना किस लिए होगी? तुलना इस कारण होगी कि ये जो राजनीतिक क्रियाओं के बीच में समस्या तो आती है। हर देश में जो राजनीतिक क्रियाएं होती है, ये राजनीति का एक ढांचा होता है, उसको क्रियाशील रखने के लिए यानी उसको चलाए रखने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करने होते हैं। तो ये है पूरे देश का मामला होता है इसके अंदर। अगर आपने परिवर्तन करा और परिवर्तन हो गया गलत तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर अपन जो परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं भारत के अंदर, तो अपन को देखना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति कहीं और भी हुई है क्या। तो अगर कहीं मिल जाती है अपन को कि मान लो किसी और देश में कोई ऐसी परिस्थिति आई थी, उसको चेंज करने के लिए उस सरकार ने क्या करा था, तो वो काम अगर वो सरकार करती है, चेंज करती है और वो सफल रहती है, तो इसी प्रकार से अपन भी करेंगे। मोटे तौर पर कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक देशों की राजनीतिक क्रियाओं की तुलना होती है और तुलना कर एक सामान्यीकरण दिया जाता है कि भाई हम ये क्या कर सकते हैं, इसको सामान्यीकरण कर कि ये नियम हम लागू कर सकते हैं। तो राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए किया जाने वाला सामान्यीकरण का प्रयत्न ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। थोड़ा इसको और समझते हैं अच्छी तरीके से कि तुलनात्मक राजनीति के अर्थ के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। यानी विद्वान भी ये समझते हैं कि राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति है वो ये नहीं होती, ये होती है, मतलब उनको भी स्पष्ट नहीं है। मोटे रूप से इस मतभेद को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें जो मतभेद हैं उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक दल मानता है कि तुलनात्मक राजनीति का यह अर्थ होना चाहिए और दूसरा दल मानता है कि तुलनात्मक राजनीति का यह अर्थ होना चाहिए। तो वो दो भाग कौन से हैं? प्रथम, परंपरागत परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, यानी परंपरागत का मतलब होता है प्राचीन या पुराने परिप्रेक्ष्य में कि पुराने लोग तुलनात्मक राजनीति को कैसा लेते हैं। और दूसरा है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। ठीक है, तो मैंने आपको जो तुलनात्मक राजनीति स्टार्टिंग में बताई, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन तुलनात्मक राजनीति एक इतना बड़ा विषय है कि इसका अर्थ
बहुत से जो विद्वान हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसी कारण इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक है परंपरागत परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ होता है, और दूसरा है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। यानी पुराने लोग तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ समझते थे और आधुनिक लोग तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ समझते हैं, इसको अब अपन समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा माफ कीजिए, जैसे कहा तुलनात्मक राजनीति का जो अर्थ है उसके दो दृष्टिकोण हमारे को देखने को मिलते हैं। एक मिलता है परंपरागत दृष्टिकोण, पुराना दृष्टिकोण, और एक मिलता है आधुनिक दृष्टिकोण यानी नया दृष्टिकोण। तो एक एक करके सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो लिख रखा है परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति से या तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो या दो से अधिक देशों की तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन है। अब तुलनात्मक सरकार का क्या मतलब होता है? तो परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन है। तो तुलनात्मक सरकारों के विषय के अंदर ये तुलनात्मक सरकार क्या होती है, इसके विषय में एक बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं जिनका नाम है जी.के. रोबोट। जी.के. रोबोट ने कहा है कि तुलनात्मक सरकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं व सरकारों के कार्यों का अध्ययन है। बड़े ध्यान से समझना, तुलनात्मक जो सरकार होती है वो राज्यों, उनकी संस्थाओं व सरकारों के कार्यों का अध्ययन है, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों जैसे राजनीतिक दल व दबाव समूहों का भी अध्ययन सम्मिलित है। मतलब सीधे सीधे जी.के. रोबोट ये कहते हैं कि तुलनात्मक जो ये सरकार है ना, ये तुलनात्मक सरकार जो शब्द है, इस तुलनात्मक सरकार का मतलब क्या है कि विभिन्न देशों में जो राज्य होते हैं, राज्यों की कुछ संस्थाएं होती हैं, सरकारों के कार्य और राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सभी का अध्ययन ही तुलनात्मक सरकार कहलाता है। इन सभी का अध्ययन ही यानी इनकी पढ़ाई करना ही, इन पर स्टडी करना ही तुलनात्मक सरकार कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे को समझ में आया कि जी.के. रोबोट बताते हैं कि तुलनात्मक सरकार क्या है? राज्य, राज्य की संस्थाओं, सरकार के कार्यों, राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन है। तुलनात्मक सरकार क्या है? राज्य, राज्य की संस्थाओं, सरकार के कार्यों, राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन है। तो यहाँ पर जब हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझ रहे हैं, तो हमने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन है। तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन मतलब इसकी अगर अपन तुलनात्मक सरकारों का मतलब क्या है, ये पूरा मतलब है इसका। तो तुलनात्मक सरकारों की जगह हम इसको भी रख कर यहाँ पर काम कर सकते हैं और इसकी एक अच्छी सी परिभाषा अपन बना सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के राज्य, राज्य की संस्थाओं, सरकार के कार्यों, राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन है। ठीक है, जैसे भारत ले लिया हमने और एक ले लिया अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में जो भी राज्य आते हैं, राज्यों का अध्ययन होगा, राज्य की संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, सरकार के कार्यों का अध्ययन करेंगे कि भारत की सरकारों का क्या क्या कार्य हैं, अमेरिका की सरकारों का क्या क्या कार्य है, इसकी स्टडी होगी, अध्ययन होगा। राजनीतिक दल देखे जाएंगे, भारत की राजनीतिक दलों की प्रकृति, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, अमेरिका के राजनीतिक दल कौन से हैं, दबाव समूह कौन से हैं, उनकी प्रकृति क्या है, इनका अध्ययन होगा।
और फिर इस अध्ययन का विश्लेषण होगा और उसके बाद उसका सामान्यकरण होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और फिर उसके बाद उसमें से नियम निकाले जाएंगे, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है ये परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है। अगर आपसे मोटे तौर पर पूछा जाए कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा लिखो, तो आपको ये वाली परिभाषा लिखनी है। और इन सभी के जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। अब हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझ लिया है कि परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझेंगे। तो देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। वहां पर तुलनात्मक सरकार का अध्ययन हो रहा था और यहाँ पर किसका अध्ययन हो रहा है? राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। यानी कि तुलनात्मक सरकार से बड़ी होती है राजनीतिक व्यवहार। मोटे तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवहार है इसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ लिख रखा है राजनीतिक व्यवहार में सरकारों व राजकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो स्वतः ही सम्मिलित रहता है। मतलब पहले वाली जो चीज़ थी ना, जो अपन ने परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर का समझा था, उसमें हमने क्या समझा था कि सरकारों व राजकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा था। राजनीतिक व्यवहार में सरकारों व राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो ऑटोमेटिक सम्मिलित होता ही है। ये तो होता ही है राजनीतिक व्यवहार में। क्यों होता है? क्योंकि राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता है। अपन वहां पर परंपरागत दृष्टिकोण में किसका अध्ययन कर रहे थे? हम कर रहे थे राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, ठीक है। हम वहां परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति में किसका अध्ययन कर रहे थे? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। और आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। और राजनीतिक व्यवहार जो है ना, वो राजनीतिक संस्थाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मतलब मान लीजिए बीच में राजनीतिक संस्था है और उसके आसपास क्या घूमता रहता है? राजनीतिक व्यवहार घूमता रहता है। इसलिए राजनीतिक व्यवहार में राजनीतिक संस्थाएं आ जाती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त तुलनात्मक राजनीति में उन प्रभावों व प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो इन राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण में हम किसका अध्ययन करते हैं? केवल और केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक जो व्यवहार है उसमें सरकारों व राजकीय संस्थाओं को तुलनात्मक अध्ययन तो सम्मिलित है। इसी के साथ साथ सरकारों व राजकीय संस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भी हम करते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी राजनीतिक संस्था को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब वो कारक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति हो सकती है ना, राजनीतिक अध्यात्मकता, इस प्रकार के जो भी अन्य कारक होते हैं वो उनका भी अध्ययन अपन करते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। और अब अगर अपन इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा बन सकती है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो या दो से अधिक
देशों के, यहाँ पर आप देशों के, राज्यों, राज्यों की संस्थाओं, सरकार के कार्यों, राजनीतिक दल व दबाव समूह तथा इन सभी को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या अब आपको स्पष्ट हुआ? देखिए, अब जब हमने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन भी कर लिया और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन भी कर लिया, तो एक बार अब अपन इसको तुलना कर एक बार समझ लेते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में हमने क्या सीखा और आधुनिक दृष्टिकोण में हमने क्या सीखा। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के राज्य, राज्य की संस्थाओं, सरकार के कार्यों, राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन है। आपको एज इट इज ये परिभाषा याद कर लेनी है, इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ कर उत्तर नहीं दे रखा है, बिल्कुल साफ और सिंपल लिख रखा है कि परंपरागत दृष्टिकोण में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के राज्य, राज्य की संस्थाओं, सरकार के कार्यों, राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन होता है। ये है परंपरागत दृष्टिकोण। और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या आती है परिभाषा कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के राज्यों, राज्यों की संस्थाओं, सरकार के कार्यों, राजनीतिक दल व दबाव समूह तथा इन सभी को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन है। मतलब इसमें क्या हो जाता है, बातें सारी वही आती हैं, लेकिन इन सभी को प्रभावित करने वाले कारक भी सम्मिलित हो जाते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से अगर एक बार और देखेंगे वीडियो को तो निश्चित तौर पे ही आपको तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बारी में आपको समझ में ना आए, लेकिन दूसरी बारी में, तीसरी बारी में ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो नेचर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि ये जो तुलनात्मक राजनीति विषय है ना, ये जो शब्द है तुलनात्मक राजनीति, ये अपने आप में ही बहुत व्यापक है। तो बहुत बड़ा होने के कारण बहुत सारे लोगों ने इसका अध्ययन करा और बहुत सारे लोगों के अपने अपने मत हैं कि तुलनात्मक राजनीति ये होनी चाहिए, तुलनात्मक राजनीति ये होनी चाहिए। तो इसलिए तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसके संबंध में भी मतभेद हैं। तो मोटे रूप पे संस्थाओं या इसको प्रकृति संबंधी विचारों को दो प्रमुख धारणाओं में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं। मोटे रूप में प्रकृति संबंधी है ना, इसको भी काट देंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे मोटे रूप में प्रकृति संबंधी विचारों को दो प्रमुख धारणाओं में व्यक्त किया है। मतलब तुलनात्मक राजनीति की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। पहली है तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत तुलना है और दूसरा है तुलनात्मक राजनीति एक क्षैतिजीय तुलना है। तो अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत तुलना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। इसको एक बार पढ़ते हैं। इस विचार के समर्थकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, राजनीतिक संस्थाओं व उनको प्रभावित करने वाले कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का संबंध एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों जैसे राष्ट्रीय व स्थानीय की आपस में तुलना से है। मेरे पढ़ने से आप समझ ही गए होंगे कि बात क्या हो रही है। जो तुलनात्मक राजनीति का लंबात्मक रूप है, वर्टिकल कंपैरेटिव है, इसके अंदर क्या होता है कि देश एक ही होता है,
लेकिन देश में स्थित जो सरकारें होती हैं, अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, तो इन सरकारों के बीच में राजनीतिक संस्थाओं और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी है, केंद्र सरकार के कौन कौन से काम हैं, केंद्र सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं और राज्य सरकार की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब देश एक ही होता है, लेकिन उस देश की जो विभिन्न सरकारें होती हैं, विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं, उनके बीच में तुलना किया जाता है और उसकी तुलना करके अध्ययन किया जाता है, उसका सामान्यकरण किया जाता है। जैसे एक ही राज्य में विभिन्न स्तरों की विविध सरकारों की तुलना करना लंबवत तुलना कहलाता है। मतलब एक ही देश है, एक ही देश की अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, और इनके बीच का जब अपन तुलना करके अध्ययन करते हैं तो उसको लंबवत तुलना कहा जाता है, वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। और तुलनात्मक राजनीति इसी लंबवत तुलना से संबंधित शास्त्र है। ऐसा मानना है किन लोगों का? जो तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक प्रकृति को मानते हैं, उनका मानना है, ठीक है, कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसी लंबवत तुलना से संबंधित शास्त्र है। इसका और भी अच्छी तरह से आप देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में जो सरकारें हैं वो अलग अलग स्तर की हैं, जैसे एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। जब इन दोनों के बीच में तुलना की जाती है तो वो तुलनात्मक राजनीति का लंबवत रूप कहलाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, तुलनात्मक राजनीति एक लंबवत तुलना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तुलनात्मक राजनीति की ये वाली जो प्रकृति है, लंबात्मक तुलना है, ये आज प्रचलन में नहीं है, इस प्रकृति को मान्यता प्राप्त नहीं है। आज जो पॉलिटिशियंस हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं वो तुलनात्मक राजनीति के लंबात्मक प्रकृति को मान्य नहीं ठहराते। क्यों नहीं ठहराते हैं? क्योंकि इसका आधार तर्क संगत नहीं है। राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच दिखाई देने वाली उक्त समानताएं सतही हैं। मतलब कहाँ राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार और कहाँ पर राज्य सरकार, दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं। केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां होती हैं, वो जो भी नियम और कानून बनाती है उसको बहुत प्रेशर से, यानी बहुत दबावपूर्ण जनता पे लागू कर देती है, और अगर कोई उसकी बात, उन नियमों को नहीं मानता है तो उसको दंड भी मिलता है, यह सभी प्रावधान है। तो इतनी ज़्यादा शक्ति होती है राष्ट्रीय सरकार के पास। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्थानीय सरकारों की बात करें तो स्थानीय सरकारों के पास नियम तो बना देती हैं, वो कानून भी बना देती हैं, लेकिन उसको दृढ़तापूर्वक पूरा करवाने की इसके पास ताकत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैप होता है राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में। तो तुलना जो होती है ना, तुलना जो होती है वो बराबर वालों के अंतर्गत होती है ना। एक दोनों थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हो, ऐसे लोगों की तुलना हो सकती है, ऐसे बातों की तुलना की जा सकती है। लेकिन कहाँ राष्ट्रीय सरकार और कहाँ स्थानीय सरकार, तो इसमें समानता की अपेक्षा असमानता ही अधिक है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा असमानता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में एक ही देश की विभिन्न स्तरीय सरकारों का तुलनात्मक विश्लेषण संभव दिखाई देते हुए भी सामान्यकरण की संभावना नहीं रखता। लेकिन जब अपन स्टडी भी कर लेते हैं, चलो मान लो कि राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय सरकार की स्टडी हो गई, कर रहे हैं हम स्टडी, लेकिन मान लीजिए जब हम सामान्यकरण करने बैठेंगे तो कितना सामान्यकरण कर पाएंगे? बहुत संभव ही नहीं है सामान्यकरण करना। सामान्यकरण का मतलब ये होता है कि भाई उसको छांटना, चीज़ों को कम करना, है ना। तो नहीं कर सकते ऐसे। वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति की यह धारणा मान्य नहीं है, अतः इसके आधार पर तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की व्याख्या करना अप्रासंगिक है। यानी तुलनात्मक राजनीति को इस प्रकृति के हिसाब से नहीं समझ सकते, लंबात्मक प्रकृति के हिसाब से नहीं समझ सकते कि तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ होता है। तो अब बचता है हमारे पास तुलनात्मक राजनीति का क्षैतिजीय तुलना, यानी क्षैतिजीय प्रकृति क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिजीय प्रकृति भी दो प्रकार की होती है।
आपको मैं बता दूं, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, दो प्रकार की होती हैं, एक देश के राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना और दूसरे प्रकार की होती है समकालीन विश्व में व्याप्त सरकारों की तुलना। अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। जैसे एक देश के राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना का क्या मतलब होता है, एक देश के राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना मतलब हर राज्य की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। यानी बहुत, एक देश है उसकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत पुरानी होती है। वर्तमान की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण अतीत के संदर्भ में ही व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। इसी अतीत के ज्ञान के संदर्भ में वर्तमान राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति को समझना संभव है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि देश आपके पास एक है, देश आपके पास क्या है, एक है। मान लेते हैं भारत देश है। भारत देश बहुत पुराना है। भारत देश के बहुत सारे कालखंड हैं। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिशकालीन भारत और आधुनिक स्वतंत्र भारत जो कि आज का है। तो ये विभिन्न कालखंड हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिशकालीन भारत, आधुनिक स्वतंत्र भारत। इन सभी भारत के जो कालखंड है उनमें राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, प्राचीन भारत में राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, मध्यकालीन भारत में राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, ब्रिटिशकालीन भारत में राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, आधुनिक स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सरकार कैसी थी, इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच में तुलना की जाएगी, मध्यकालीन भारत ब्रिटिशकालीन भारत के मध्य तुलना की जाएगी, ब्रिटिशकालीन भारत और आधुनिक स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सरकारों के बीच में तुलना की जाएगी कि भाई प्राचीन भारत की जो राष्ट्रीय सरकार थी वो कैसी थी, मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय सरकार कैसी थी। इस प्रकार का तुलना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज तुलना में जो पहला पॉइंट है, एक देश के राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना के अंतर्गत ये है, और इसकी परिभाषा इससे पहले मैंने आपको बता दी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जो तुलनात्मक राजनीति का एक क्षैतिज तुलना है, इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें क्या होता है कि देश एक ही होता है, लेकिन विभिन्न कालखंडों में जो राष्ट्रीय सरकार होती है, जो केंद्रीय सरकार होती है, वो किस प्रकार की थी, इसका अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल। अब ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो पहले वाली इसका जो पॉइंट है वो भी प्रासंगिक नहीं है, मान्य नहीं है, अभी वर्तमान में बहुत कम प्रचलन में है। लेकिन तुलनात्मक राजनीतिक क्षैतिज तुलना है, इसका जो दूसरा पॉइंट है, नाम क्या है दूसरे पॉइंट का, समकालीन विश्व में व्याप्त सरकारों की तुलना। यह आज प्रचलन में है और यह व्यवहारिक है। क्या है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति से संबंधित सर्वमान्य धारणा आज यही है कि यह समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। जीन ब्लॉडेल के शब्दों में हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है, वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक संस्थाओं से संबंध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना। कहने का तात्पर्य क्या है, उदाहरण के तौर पर 3 देश अपन लेते हैं, भारत लेते हैं, अमेरिका लेते हैं और चाइना लेते हैं। इन तीनों की समकालीन जो स्थिति है, समकालीन का मतलब होता है उस समय, जैसे आज के समय में मैं ले लेता हूँ भारत ले लेता हूँ और ले लेता हूँ अमेरिका और एक ले लेते हैं अपन चाइना। इन तीनों देशों की राष्ट्रीय सरकारों का मैं अध्ययन करता हूँ कि भाई जो भारत की राष्ट्रीय सरकार है उसके क्या क्या कार्य हैं, वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार की प्रकृति क्या है राष्ट्रीय सरकार, और चाइना की राष्ट्रीय सरकार कैसी है। इनका तीनों का अध्ययन मैं जब करता हूँ तो ये समकालीन विश्व में व्याप्त सरकारों की तुलना कहलाती है। और इस प्रकार की तुलना से न केवल सामान्यीकरण संभव है, वरन राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है जिनसे देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके। हमारा ये सब करने का उद्देश्य क्या है कि हम विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझ सकें
और अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था में कोई गलती है या हम पिछड़े हुए हैं या हमारे को कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों से सीख कर परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से हमारा जो भारत का संविधान है वो भी बना है, ठीक है, अलग अलग देशों से, कनाडा है ना, ऑस्ट्रेलिया और इन सब से मिलकर अपना संविधान बनाए, कुछ ना कुछ तत्व अपन ने लिए हैं। इनसे राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की प्रकृति व कार्यविधि को भी समझा जा सकता है। अब हमने राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति का अर्थ भी समझ लिया, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति भी समझ ली। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, इन दोनों ही बिंदुओं को हमने समझा। तो अब आपके लिए गृह कार्य ये बनता है कि 6 क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति क्या है इसको सॉल्व करेंगे आप। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा लिखो। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा लिखनी है। तुलनात्मक राजनीति प्रकृति के प्रकार लिखो। तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक तुलना प्रकृति की परिभाषा लिखो और क्षैतिज तुलना प्रकृति की परिभाषा लिखो। ये 6 आपको मैंने प्रश्न दिए हैं, गृह कार्य है आपका, HW वर्क है। ये आप मुझे ये जो PDF जो अभी आपने पूरी वीडियो देखी इसी के अंदर इसका उत्तर मिलेगा, आप ढूंढेंगे और ढूंढकर अगर आप जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं समझूंगा कि आपने सीरियस होकर इस पूरी वीडियो को ढंग से देखा है और इस वीडियो से आप कुछ लेकर गए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।